नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस का। और आज की बड़ी बहस होगी सदन में संग्राम, वंदे मातरम पर घमासान। आज शब्दों की नहीं, आज इतिहास की टक्कर है। आज सुरों की नहीं, आज सुरों के पीछे छिपे विचारों की बहस है। वंदे मातरम, वो दो शब्द जिन्होंने गुलामी में जकड़े भारत को आवाज दी। वो गीत जिसने लाठियां खाई, गोलियां खाई और फांसी के तख्तों पर वो गूंजता रहा। आज वही वंदे मातरम अपने 150 साल यानी 150 साल पूरे कर चुका है, जिसको लेकर आज उस संसद के भीतर जो गूंज सुनाई दी वो सिर्फ एक गीत की नहीं थी। वो गूंज थी 150 साल के इतिहास की, आजादी के संघर्ष की और आज की राजनीति की। आज उसी वंदे मातरम पर लोकसभा में जोरदार बहस हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में जब वो संसद में पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है, एक पवित्र संघर्ष का प्रतीक है। पीएम मोदी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम और मातृभूमि की आजादी के लिए एक पवित्र संघर्ष का प्रतीक था। साथ ही यह भी कहा कि जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुनः स्मरण करना हमारा सौभाग्य है। तो वहीं विपक्ष ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने कहा कि इतिहास को नए चश्मे से नहीं, सच के आईने से देखा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होता है। ये कोई दिखावा नहीं है, इसे राजनीति का हथियार मत बनाइए। इसके साथ ही अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, ऐसा लगता है वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। और अखिलेश ने संसद में आजादी के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे, वहीं कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी का काम करते थे। हमें उन्हें याद करना चाहिए जो हमें ऐसा गीत देकर गए। तो आज सवाल सिर्फ एक गीत का नहीं है, आज सवाल है अपने अधिकार का, पहचान का और राष्ट्रवाद की परिभाषा का। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे यादों और गौरव का उत्सव बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि गौरव के नाम पर गहराती खाइयों पर भी नजर डालिए। आज यही टकराव है, श्रद्धा बनाम सियासत, इतिहास बनाम आज की राजनीति, भावना बनाम एजेंडा। तो आज की इस बड़ी बहस में हम करेंगे सवाल भी, जवाब भी जानेंगे, तर्क भी होंगे, तेवर भी होंगे। आज इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे अपने कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान आपको सुनवाते हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े सवाल भी हैं। राष्ट्रगीत पर कौन राष्ट्रवादी, कौन विवादी? वंदे मातरम से विश्वासघात किसने किया? राष्ट्रगीत के 150 साल क्यों है इतना विवाद? वंदे मातरम की आड़ में एक दूसरे पर प्रहार क्यों? राष्ट्रगीत के नाम पर राष्ट्रभक्ति की परीक्षा क्यों? तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जो आज की इस चर्चा के दौरान हम मेहमानों से भी पूछेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस राष्ट्रगीत को ये दर्जा बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, आज उसके लिए इतनी घमासान क्यों? आज उस पर ही इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? आज उसे ही क्यों राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है, धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है? वंदे मातरम की आड़ में एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। राष्ट्रगीत के नाम पर राष्ट्रभक्ति की क्या परीक्षा अब ली जाएगी?
तब ये परखा जाएगा कि ये राष्ट्रगीत गाने योग्य है या फिर नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसे गाने की नहीं, इसे निभाने की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि गाने की भी जरूरत है, आप निभाइए, लेकिन उससे पहले आप इसको गाइए तो। राष्ट्रगीत के 150 साल बाद इतना विवाद हो रहा है और वंदे मातरम की आड़ में एक दूसरे पर आखिर ये जो प्रहार हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? क्यों एक राष्ट्रगीत को लेकर इतनी राजनीति हो रही है? तो आपने अभी पीएम नरेंद्र मोदी का वो संबोधन सुना, अब आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं जो वंदे मातरम गीत को लेकर लगातार उनकी तरफ से आ रहा है। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। असल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास। तो कुछ ग्राफिक्स भी हैं जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। वंदे मातरम क्यों नहीं बन पाया राष्ट्रगान? कुछ पंक्तियां हिंदू देवी देवताओं से प्रेरित थी, जिस पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से काफी ज्यादा आपत्ति दर्ज की जा रही थी। मौलाना अबुल कलाम, मुस्लिम लीडर्स ने इसका विरोध किया और इन पंक्तियों में कुछ सुधार भी किया गया। कुछ छंदों में मातृभूमि का हिंदू देवी दुर्गा के रूप में चित्रण किया गया था, जिस वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे गाने से इनकार कर दिया। मौलाना अबुल कलाम, मुस्लिम लीडर्स ने इसका जमकर विरोध भी किया। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक करके उनका परिचय आपसे करवाते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मतीन खान साहब, बहुत स्वागत आपका। राकेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका। महंत सीताराम जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। महंत जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे सहयोगी के एन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से लाइव। के एन पांडे, चूंकि सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी, एक सवाल यहाँ पर आपसे, उसके बाद मेहमानों का रुख करूंगी। वंदे मातरम को लेकर लगातार आप लोगों के बीच में भी जा रहे होंगे, आपने उनसे भी पूछा होगा, जानने की कोशिश की होगी कि इस गीत को लेकर जैसा अब 150 वर्ष के बाद इसका एक उत्साह मनाया जा रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? लोग किस तरह से 150 वर्ष के इस सेलिब्रेशन को देख रहे हैं, वंदे मातरम को लेकर, वो भी जब किया जाए तो? पूर्वा, ये एक तरीके से राष्ट्रीय गीत रहा है और जिसको एक तरीके से देखा जाए तो एक जो बड़ा तबका है जो है वो इसके पक्ष में है और इसको हमेशा बताता है कि इसकी बदौलत ही आज हमें आज़ादी मिली और आज़ादी की बदौलत आज हम यहाँ पे जो है स्वच्छ वातावरण में एक तरीके से खुले में आज़ादी के उसमें जो है हम लोग सांस लेने के लिए एक तरीके से अपना जो है जीवन यापन कर पा रहे हैं स्वच्छता के साथ। एक तरीके से देखा जाए तो स्वच्छ वातावरण में सांस लेने के लिए जो है हम लोग एक तरीके से स्वच्छंद हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ और भी तबका है जो एक कभी भी जिसने कभी जो है वंदे मातरम को एक तरीके से स्वीकार नहीं किया। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी इस गीत को दोहराने के लिए भी या गाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये वंदे मातरम का जो एक तरीके से आज बड़ी बहस हुई है, एक तरीके से संसद में 10 घंटे से ज़्यादा की बहस हुई, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने जहाँ साफ तौर पे कहा कि आज हम संसद के भीतर बैठ करके अगर इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं तो ये इस राष्ट्रीय गीत की बदौलत ही संभव हो पाया, क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाने में इस गीत ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं इस पर एक तरीके से देखा जाए तो जो सौरव गोगोई हैं, एक तरीके
तरीके से कांग्रेस के सांसद उन्होंने अपने पक्ष में कहा कि जिस तरीके से लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कितना भी कोशिश कर लें उन पे एक दाग भी लगाने की जो एक तरीके से नहीं लगा पाएंगे, उसमें कोई सक्षम नहीं हो पाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो राष्ट्रीय गीत है उसको एक तरीके से गाने या गुनगुनाने से काम नहीं चलेगा, इसको अमल में लाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के अपने अपने हिसाब से सभी लोगों ने परिभाषित करने की कोशिश की है और देखा जाए तो कहीं न कहीं इसमें देखा जा रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित कोशिश करी, क्योंकि जो सौरभ गोगोई ने उनका साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रगान हो चाहे राष्ट्रगीत हो, ये पश्चिम बंगाल से आया है, ये दोनों गीतों की जननी जो रही है वो पश्चिम बंगाल रही। तो कुल मिलाकर के जो आगामी चुनाव है पश्चिम बंगाल से उसको एक तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बात है उसको भी एक तरीके से इसमें लाने की कोशिश की गई। अब अपने अपने हिसाब से लोग परिभाषित कर रहे हैं और नफा नुकसान की जो है बातें कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, किरण पांडे मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र प्रमुख जी, आपसे शुरुआत करूंगी। वंदे मातरम गीत को लेकर ये जो पूरी बहस है, हालांकि मुझे लगता नहीं ये किसी तरह से बहस का मुद्दा होना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, इसे गाने में कोई शर्म नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसको पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था, नेहरू जी के सामने ही इसे गाया गया था। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि तब भी इसका विरोध हुआ था, ये कहते हुए कि इसके कुछ जो छंद हैं, यानी जो दो शुरुआत के जो छंद हैं वो हिंदू देवी देवताओं से प्रेरित है, माँ दुर्गा का उसमें जिक्र है, तो इसे हटा दिया जाए, इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। हो गया, उसको भी ट्रिम कर दिया गया। नेहरू जी को लगा होगा कि शायद इससे हमारे जो मुस्लिम वोट बैंक हैं, जो हमारे मुस्लिम साथी हैं, उनको कोई परेशानी अब नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने उसको काट छांट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात देवेंद्र प्रमुख जी, जिन्हें तब नहीं गाना था वो तो तब गाए ही नहीं, और अब इतनी काट छांट करने के बाद भी जिनको नहीं गाना है वो आज भी नहीं गा रहे हैं। संपूर्ण जो वंदे मातरम था उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया, और इतनी काट छांट के बाद भी उसको अब भी नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, न गाया जा रहा है। देखिए अपूर्वा जी, जो आपका क्वेश्चन है बहुत गहन है, इस पर स्पष्टीकरण के लिए थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। आप नेहरू जी का जब नाम आया है और वहां से जब ये शुरुआत हुई है तो कई चीज ऐसी हैं। देश आजाद होने के बाद धर्म के नाम पर एक बंटवारा हो गया, बहुत बड़ी बात ये थी। अगर बंटवारा नहीं होता तो देखिए बराबर का अधिकार है, मानना भी चाहिए। धर्म के नाम पर आपने मनवाफिक अपना धर्म चुन लिया, अपने धर्म अनुसार अपना देश बना लिया, सब चीज अपना ले लिया, तो उसके बाद सीधी सी बात है कि बहुसंख्यकों की जो यह संख्या है, जो हिंदुत्व के नाम पर भारत जो देश है, जो राष्ट्र है, नेशन जो हमारा लिखा गया है, नेशन फर्स्ट की जो पैराटी है, उसके अधीन नेहरू जी की बड़ी गलती ये रही है कि उसी समय जब विरोध हुआ था तो ये चीज समझा लेनी चाहिए थी। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर संसद में खड़ा होकर बोल रही है कि वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, चाहे स्कूल हो, संस्थाएं हो, चाहे धार्मिक कोई संवैधानिक संस्था हो, सब में ये लागू किया जाएगा। उस समय की कमजोरी और दोगलापन हमेशा नेहरू जी को कटघरे में खड़ा करता है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता है। इसी तरह कश्मीर की जो समस्या यूएनओ में चलती है, जो यूएन में जाकर हमें सफाई देनी पड़ रही है, तब भी हमारे अधीन था, तब भी उन्होंने ये गलती की थी, वहां जाकर सफेद कबूतर उड़ाने लगे। आप 62 से लेकर कहीं तक की बात उठा लीजिए कि देश के साथ, खासकर विशेषकर बहुसंख्यकों के साथ धोखा हुआ है। जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था तो रहिए, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, हम मुसलमान को भी ये नहीं कह रहे कि आप जो अपनी मर्जी से रहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि भारत का जो संविधान है, भारत की जो आत्मा है, वंदे मातरम जी। जो ये आजादी से पहले भी था, बाद में भी था, एक जोशीला ऐसा गीत था। इसको गाते गाते हमारे कई शहीद फांसी पर हुए, जिन्हें हम पूर्वजों के तौर पर भी, और आप जो है जिनका बड़ा नाम लेते हो, उनकी चर्चा करने लगे तो डिबेट में बड़ा टाइम लग जाएगा कि वंदे मातरम का मतलब क्या बता कर गए, कैसे झूल गए फांसी पर वंदे मातरम का नारा लगाते। फिर नेहरू जी ने ऐसा क्यों स्वीकार किया, ये दागदार चीज है, ये जांच का विषय है, और ये कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता है। उसके बाद छोटी जो पार्टियां हैं, जैसे अखिलेश जी बोले हैं, इनके पास इनका दोगला चेहरा है। ये खालिस ये भी नहीं कहना चाहते कि हम हिंदुत्व के खिलाफ चले जाएंगे, लेकिन मुस्लिमों के लिए इन्हें भी गलत बोलना पड़ेगा। ये कभी हमेशा कहते हैं हिंदू मुसलमान की बात भारतीय जनता पार्टी पर करती है, लेकिन आप सिर्फ सिंगल और सिंगल मुसलमान की बात करते हो और मुसलमान के अहित की बात करते हो।
मुसलमानों के लिए कोई योजना आपकी सरकार ने कभी नहीं चलाई। मुसलमान भी समझने लगा, चाहे धीरे धीरे समझ रहा है, और कोई योजना कांग्रेस ने कभी नहीं चलाई। जबकि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजना है, 22 प्रदेशों में हमारी सरकार है, सेंटर में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, जो बहुसंख्यक के रूप में काफी बड़ी संख्या में मुसलमान भी रहता है। सारी योजनाओं में लोकतांत्रिक तरीके से भारत फर्स्ट, नेशन फर्स्ट की जो बात करते हैं हम, उसके अनुसार सारी सुविधा जब हम दे रहे हैं, तो लोकतंत्र में भारत में वंदे मातरम का विरोध करने का औचित्य कौन सा बनता है, ये मैं पूछना चाहता हूं। आपको गाना चाहिए, भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। रही देवी देवताओं की बात की, हम मुस्लिम धर्म का सम्मान करते हैं, देवी देवता सबके सनातन से निकले हुए भी हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान सब। लेकिन अब तो वो चीजें चेंज हो गई देवेंद्र प्रमुख जी। देखिए, सवाल मेरा वही था ठीक है, आपने जवाब दिया। सवाल मेरा वही था कि जब सब कुछ चेंज कर दिया गया, उसमें सब कुछ इतनी ट्रिमिंग कर दी गई, इतना काट छाट सब कुछ कर दिया गया, लेकिन विरोध उसके बावजूद भी हो रहा है। जिनको विरोध करना था वो करते करते चले गए, जो विरोध करना चाह रहे हैं वो अभी भी विरोध कर रहे हैं। मतीन खान साहब, आखिर जब इतना विरोध तब भी हुआ, इतना विरोध आज भी हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि वंदे मातरम में इतनी काट छाट तो करनी ही नहीं चाहिए थी सर। विरोध तो तब भी हुआ, विरोध अब भी हो रहा है। जिन शब्दों को लेकर, जिन नामों को लेकर विरोध हो रहा था वो तो हटा दिया गया, लेकिन फिर भी अभी भी गाने के लिए तैयार नहीं है। वही जिन्ना वाली जो मानसिकता है वो शफीकुर रहमान बर्क से लेकर अभी तक बस चलती ही चली आ रही है, वो खत्म नहीं हो रही है। तो फिर इतनी काट छाट क्यों की गई? यथावत रहने देते। देखिए, अभी आपके के.एन. पांडे जी ने अभी बहुत तफसील से बयान किया है और उसमें बहुत लंबा सार है कि ये जो गीत है, ये जो लिखा गया है, लेखक जो है बेगम चंद चटर्जी, जो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर सारे काम चुनाव को लेकर ही होते हैं। इसमें किसी का वो नहीं है कि साहब वो मैं वंदे मातरम बहुत गाता हूँ, और या ये जो अभी हमारे देवेश प्रमुख जी बैठे हैं, ये जो बड़ा व्याख्या कर रहे हैं, ये आरएसएस या इनके जो जननी है आरएसएस है, आरएसएस ने भी कभी इस गीत को नहीं गले लगाया, ना उनका आज तक के उनका जो गीत है वो दूसरा गीत है, वो उस अंदाज में उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब कहने की बात कुछ भी हो, बेसिक बात यह है कि ये इलेक्शन स्टंट है। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, उस चुनाव में ले करके ये वहां पर गए हैं, और इसीलिए इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो संविधान विरोधी लोग हैं उनको वहां पर भेजा है, लगाया है, और वहां पर इसी तरह से उन्होंने बाबरी मस्जिद का भी इशू लेकर के गए हैं। वहां पर जो है संगे बुनियाद रखाने, भारतीय जनता पार्टी का आदमी है वो, जो उसने जो जा करके ये सब काम किया है। एक सिर्फ मामला यह है कि इसको पोलराइज करना किसी भी तरह से, और जब पोलराइज हो जाएगा तो उस हिसाब से फिर इनका जो है वोट बढ़ जाएगा और ये चुनाव जीत जाएंगे। इनको महंगाई से कोई लेना देना नहीं, इनको बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं, इनको किसी भी तरह का शिक्षा का डेवलपमेंट को लेकर के इनका कोई प्लान नहीं है कि कैसे बच्चे शिक्षित हो, कैसे समाज शिक्षित हो, कैसे तरक्की करे। इनका तो सिर्फ एक एजेंडा है, किसी भी तरह से इसको पोलराइज कर दो, हिंदू मुस्लिम पे ला करके खड़ा करके, और चुनाव की नैया को पार कर लो और चुनाव जीत जाओ, और ये हो जाए कि साहब बंगाल भी अब मेरे पास है। इसके अलावा कोई भी इनके पास इस तरह का एजेंडा नहीं है, ना ये वंदे मातरम गीत को लेकर के है, और ना इन्होंने कभी एक्सेप्ट किया है। और मैं कह रहा हूँ कि इनके जितने भी एमएलए एमपी हो, सब लोग, आप किसी से भी जो है जा करके सुन लीजिए कि वंदे मातरम क्या उन्होंने कभी पढ़ा है। ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल एजेंडा है, बस लोगों को पोलराइज करना और पोलराइज करके चुनाव जीतना। पोलराइज करके चुनाव जीतना है, ये चुनावी एजेंडा है। तो फिर पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर वहां पे स्कूल बनवा रहे हैं, वो वही तो कह रहे हैं, वो तो बीजेपी के है ना। हुमायूं कबीर बीजेपी के हैं, वो भी लड़े हैं ना। हुमायूं कबीर बीजेपी के हैं, टीएमसी से निष्कासित हुए मंत्री हैं वो। बड़ा पैकेज पता चल जाएगा खुद ही। नहीं मतीन खान साहब, हुमायूं कबीर टीएमसी से निष्कासित हुए हैं, वो वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं सर, ईंट पहुंचाई जा रही है वहां पर। मस्जिद बनवाने से किसी को परेशानी नहीं है, मस्जिद आप एक नहीं आप 1000 बनवाइए। एक मिनट अब रुक जाइए मतीन खान साहब, मस्जिद आप एक नहीं आप 1000 बनवाइए।
बाबर के नाम पर ही क्यों मस्जिद बनवानी है, मुझे इसका जवाब दे भारतीय दीजिए। जनता पार्टी को बाबरी मस्जिद से फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर के जिन जिन रियासतों में इनकी सरकार आई है, बाबरी तो इसका मस्जिद मतलब का हुमायूं एजेंडा कबीर लेके वहां चले पर फिर हैं एक बाबरी और मस्जिद इसी बनाएंगे। एजेंडे को लेकर के ये पश्चिम बंगाल गए हैं। ठीक है, हुमायूं कबीर वहां पर एक बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, बीजेपी के लोग जाएंगे, उसे तोड़कर वहां मंदिर बनवा देंगे, तो फिर वहां पर बीजेपी की सरकार बन ये जाएगी। हुमायूं कबीर बीजेपी के हैं ना, वो तो बीजेपी चुनाव लड़े हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। उनकी अच्छा। जांच पड़ताल हो जाए, उनकी कॉल डिटेल निकाल ली जाए, तब पता चल जाएगा, खुल जाएगा सारे पत्ते। अच्छा, इसीलिए फिर वो वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वो वहां पर मस्जिद बनवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर फिर टीएमसी का बिल्कुल, कोई बिल्कुल। रोल नहीं है, मतलब वहां पर ममता नहीं बनर्जी नहीं, का कोई रोल नहीं है। टीएमसी को तो हटाना ही है, इसीलिए तो बाबरी मस्जिद लेके गए हैं वहां पर। हम्म भारतीय देवेश प्रमुख जी देखिए खूब मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये मैं यही बात जवाब है। ले लूंगी उनसे भी, मैं जवाब ले लूंगी कि वो किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे भी जवाब ले लूंगी। लेकिन सवाल मेरा ये था मतीन खान साहब कि वंदे मातरम को लेकर इतना विरोध अब भी क्यों हो रहा है। कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिकल वो नहीं कर रहा है, सिर्फ ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। हाँ। उनको पश्चिम बंगाल जीतना है, इसीलिए बाबरी मस्जिद को लेकर के आए हैं और इसीलिए वंदे मातरम को लेके आए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले कोई मामला नहीं था। तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत को सर अभी 150वां वर्ष उसका लगा है, तो अब ये तो संयोग है कि इसी समय पश्चिम बंगाल का ये चुनाव है, इसे कैसे जी, पोलराइज बात कैसे कर दिया संयोग जाएगा भी पश्चिम होता है। बंगाल के चुनाव से। जब जिस छोर में इलेक्शन होता है वहीं पर संयोग होता है। अच्छा। वहां के लोग बैठ के निकालते हैं, ये नया इशू है, बाबरी मस्जिद को लेकर के आओ, तब वहां लोग पोलराइज होंगे। ये है पोलराइजेशन के लिए है वहां पर। अच्छा, चलिए ठीक है। अब ये पोलराइज करने के लिए है कि वहां पर हुमायूं कबीर बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, मैं देवेंद्र प्रमुख जी से समझूंगी। राकेश प्रजापति जी, आज अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सदन में कि इसे गाने से ज्यादा निभाने की जरूरत है। किस तरह से निभाया जाएगा सर इसको? और फिर एक पक्ष जो इसका विरोध कर रहा है, वो तब भी कर रहा था, वो आज भी कर रहा है। सवाल यहां पर यह उठता है कि फिर वंदे मातरम के उन कुछ शब्दों को क्यों हटाया गया, जब उसका विरोध तब भी हो रहा था, उसका विरोध आज भी हो रहा है। यथावत रहने देते, वो गरिमा बरकरार रहती, हालांकि गरिमा अभी भी बरकरार है वंदे मातरम की, लेकिन इतनी काटछाट नहीं होती। अपूर्वा जी, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा इसको गाने से ज्यादा निभाने की जरूरत है। देखिए, वास्तविकता में बहुत से लोग इस देश में ऐसे हुए जिन्होंने वीर जो हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम था, तब उस गुलामी में अपनी आहुति दी, लेकिन कभी खुलकर के सामने नहीं आई। भाई, खुलकर के आने वालों में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, क्या 10-20 लोग ही थे? केवल 10-20 लोगों के नाम आते हैं, बाकी के नाम क्या आते हैं? इतने लोग, हजारों लोगों ने आहुति दी, हजारों नहीं लाखों लोगों ने आहुतियां दी, लाखों लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। क्या सभी लोग आगे थे? इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये जो गीत है उसे गाने से ज्यादा निभाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर मन में भक्ति है उसके लिए तो ठीक है, भक्ति नहीं है तो क्या फायदा है? अब भाजपा के लोगों की तरह थोड़ी है, सैकड़ों साल तक इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। बताइए, ये बता दे भाजपा के प्रवक्ता, पहली बार कब तिरंगा नागपुर पर फहराया गया? कब? इन्होंने कभी संविधान को नहीं माना, इन्होंने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं माना। क्या ये लोग जो हैं केवल दिखावे की राजनीति करते हैं, शो ऑफ की राजनीति करते हैं और लोगों में तोड़ने की। देखिए, वंदे मातरम सही, चाहे जनगण मनगढ़ सही, चाहे हमारे कोई भी जो देशभक्ति गाने हैं या देशभक्ति गीत हैं, देशभक्ति सॉन्ग है, वो लोगों में जोड़ने का काम करते हैं, लोगों के साथ मतभेद पैदा नहीं करते। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने का काम किया है और इस मतभेद में ये लोग इस तरीके से, मतलब इतने गिर गए हैं। आज देखिए, ये लोग कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को हवाई जहाज में बैठा देंगे, लेकिन क्या कर दिया इंडिगो का
उड़ाने ही नहीं चाह रहे हैं। अभी 60-60 हजार रुपए में दिल्ली से पटना का टिकट और पटना से दिल्ली का टिकट 60-60 हजार रुपए का हो गया। 20-20 हजार रुपए में दिल्ली से लखनऊ जाना पड़ा था लोगों को। ये लोग केवल और केवल लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम अपूर्वा जी कर रहे हैं। और अभी मतीन जी कह रहे थे, मैं भी वही बात कहना चाहूंगा, इन लोगों का शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कभी शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, इनके नेता शिक्षा पर चर्चा नहीं करेंगे, देश के प्रधानमंत्री शिक्षा पर चर्चा नहीं करेंगे, देश के रक्षा मंत्री शिक्षा पर नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी शिक्षा पर। अच्छा, लास्ट ये बताइए अपूर्वा जी, आपको पता है देश का शिक्षा मंत्री है कौन? आप बताइए। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर? आप हु बताइए। इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मैंने तो कोई उसका बयान ही नहीं सुना। अरे कोई बयान आपने सुना है? लास्ट बयान बताइए उनका, कोई लास्ट स्टेटमेंट कभी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। तो कोई इसका लास्ट इसका बयान ये कब आया? मतलब है कि फिर नहीं, वंदे मातरम के इस गीत को हम भुला दें, इसकी गरिमा को हम भुला दें। अपूर्वा जी, हाँ। अरे अपूर्वा जी, हाँ। वंदे मातरम में गा रहा हूँ, वंदे मातरम में कह रहा हूँ, लेकिन मेन चीज है शिक्षा। देश की तरक्की के लिए मेन चीज है शिक्षा। आप शिक्षा पर कोई एक मैंने आपसे पूछा ना, भाजपा के प्रवक्ता मुझे बताएं, आप भी बता दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं क्यों दर्द होने लगता है। जैसे मैं प्रश्न करता हूँ भाजपा के लोगों से, आपको दर्द होने लगता है। नहीं, दर्द होने वाली बात नहीं है। एक मिनट राकेश, दर्द हुआ राकेश, एक मिनट सर, दर्द होने वाली बात नहीं है। मेरा सवाल बस ये है, मेरा सवाल ये है कि अब धर्मेंद्र प्रधान आके बोले, धर्मेंद्र प्रधान आकर बोले कि आपको वंदे मातरम गाना है, तो आप मान जाएंगे? नहीं, राकेश प्रजापति जी, धर्मेंद्र प्रधान जी आकर बोले कि आपको वंदे मातरम गाना है, तो आप गा लेंगे? आप उसका विरोध नहीं करेंगे? इसमें धर्म वाली राजनीति कहां से आ जाती है सर? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। हर देश का, एक मिनट रुक जाइए राकेश जी, हर देश का अपना एक पैट्रियोटिक सॉन्ग होता है। आपने ये नहीं पूछा। हाँ, ये बात ठीक है, आप ये ठीक कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री का बहुत दिनों से कोई बयान शिक्षा पर नहीं आया, ये बात आपने नहीं कही, लेकिन आप तुरंत ही उसको वंदे मातरम पर ले गई। वंदे मातरम से क्यों ले गई? आप उसको ये भी तो कह सकते थे, आपको ये भी तो सच को सच तो कहना सीखिए। आप लोग सच को सच नहीं कहना चाहते। तो आप भी तो सच को सच मानिए। अरे आप लोग भी तो सच को सच मानिए सर। मतलब विपक्ष में है तो इसका ये मतलब तो नहीं होता है ना कि हर चीज का विरोध किया जाए, हर चीज में तुष्टिकरण ढूंढा जाए, हर चीज में राजनीति ढूंढी जाए, हर चीज को धर्म के चश्मे से देखा जाए। अरे वंदे मातरम एक गीत है सर। एक मिनट रुक जाइए राकेश प्रजापति जी, इसको पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस गीत को सुना था, लेकिन सिर्फ चंद लोगों के लिए, चंद लोगों के विरोध को लेकर उन्होंने इस गीत को काट छाट कर दिया कि भाई हमारे कुछ मुस्लिम बंधु हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कुछ इसके ऐसे शब्द हैं। विरोध तो तब भी हुआ, विरोध अब भी हो रहा है। इस पर तो मुझे लगता है विपक्ष को भी सवाल खड़े करने चाहिए। अपूर्वा जी, आपका हो गया। सर, इस पर तो विपक्ष को भी सवाल खड़े करने चाहिए ना कि हमारे देश का जो राष्ट्रगीत है उसको गाने से इतना परहेज क्यों हो रहा है, उसको लेकर इतनी बहसबाजी क्यों हो रही है? हम इससे पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं, हम आज फिर इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए अपूर्वा जी। अरे कांग्रेस ने कम से कम गाया तो, आप ये बताइए सबसे पहले भाजपा ने कब गाया? इसको काट छाट भी तो कांग्रेस ने किया सर, इतना काट छाट भी तो कांग्रेस ने किया। यथावत रहने देते, जिनको नाराज होना था वो नाराज होते। काट छाट क्यों कर दिया? काट छाट क्यों कर दिया सर? यथावत रहने देते ना। इतनी कैंची क्यों चला दी इस पर? सेंसर बोर्ड की तरह सेंसर बोर्ड की तरह इतनी कैंची चला दी इस पर क्यों? अपूर्वा जी, ये लोग भी जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि आज भारत का मीडिया का चरित्र, चाल चरित्र क्या हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ चाल चरित्र कब था? जब यूपीए की सरकार थी, मीडिया का चाल चरित्र आज भी वही है सर। तब भी सरकार के ही गुणगान हुआ करते थे सर। ऐसा नहीं है कि तब की जो मीडिया थी वो नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये हर बार आप लोग जो घूम फिर के मीडिया पर उंगली उठा देते हैं ना। एक मिनट रुक जाइए राकेश प्रजापति जी, एक मिनट रुक जाइए। ये जो हर बार आप लोग मीडिया पर उंगली उठा देते हैं ना, गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, यूपीए की भी सरकार थी सर, यूपीए की भी सरकार थी सर भारत में, तब भी मीडिया को लेकर यही धारणा थी, तब भी विपक्ष यही कहता था। मैं कह रहा हूँ ना, तभी तो 145वें नंबर पर आ गए विश्व में। ठीक है, यूपीए की सरकार थी तो पहले नंबर पे थी, यूपीए की सरकार थी तो पहले नंबर पे थी। ये स्तर सब करोड़पति हुआ करते थे।
आपको उठाना चाहिए अपना स्तर, आपको अपना स्तर उठाने के लिए काम करना नहीं चाहिए, सर, नहीं क्या जब करना कोई मुद्दा चाहिए। नहीं मिलता है ना, तब आपको आप अपना लोग स्तर मीडिया पर उठाने आ के लिए जाते हैं कि मीडिया तो ये कर रही है, नहीं, मीडिया तो वो देखिए, कर रही है। अभी मैं एक एक का अगर अपूर्वा सर मैं जी, नाम नहीं ले अपूर्वा सकती यहाँ पर, बस राकेश प्रजापति जी एक मिनट सर, मैं बस नाम नहीं ले सकती हूँ यहाँ अपूर्वा पर, जी, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मैं एक एक लोगों के नाम अपूर्वा आपको जी, यहाँ पर गिनवा दूं जो तब क्या जिनका चरित्र था और आज क्या चरित्र है। तब भी मीडिया थी, अपूर्वा जी, यूपीए की जब अपूर्व सरकार थी सर, आज भी मीडिया है जब एनडीए की सरकार है। उस वक्त भी मीडिया को लेकर अपूर्वा मीडिया का भी जी यही चरित्र देखिए, था सर। अपूर्वा जी अब रुक देखिए, जाइए राकेश प्रजापति जी, विषय को कम अब आप से कम डिरेल कर रहे हैं। कांग्रेस ने महंत जी से गाया, मेरा सवाल है, अब कम रुक से जाइए। कम कांग्रेस ने गाया, कम से कम कांग्रेस ने गाया, आप तो कांग्रेस इतनी ने कैंची गाने क्यों वाले चला से दी तो सवाल कांग्रेस कर ने? रहे हैं, गाया तो लेकिन इतनी कैंची क्यों चला दी? भाजपा ने यथावत कभी कहने गाया ही देते ना नहीं, सर, कोई एहसान नहीं कर दिया कांग्रेस भाजपा ने ने अगर इसको कभी गा गाया दिया ही तो। नहीं। अरे भाजपा ने कभी गाया ही नहीं, भाजपा से कभी प्रश्न करने की आपकी हिम्मत ही नहीं है। भाजपा से प्रश्न करिए ना, उन्होंने 100 साल तक क्यों नहीं वंदे मातरम गाया। भाजपा से सवाल करिए ना कि कब उन्होंने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। जब भाजपा वंदे से सवाल मातरम 100 करिए ना साल कि का वो हुआ तब संविधान तो क्यों देश नहीं में मानते। सर इमरजेंसी लगी भाजपा थी। से सवाल 50 साल का जब हुआ वंदे मातरम तब तो भाजपा से सवाल अलग ही करिए। माहौल चल अरे रहा था देश में राजनीति का। भाजपा से सवाल करिए ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर कभी क्यों नहीं लगाई। भाजपा से सवाल करिए ना कि वो संविधान को क्यों नहीं मानते हैं। भाजपा से सवाल करने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। भाजपा से सवाल करिए ना, ये सवाल भाजपा से भी बनते हैं ना आपको। और सरकार भाजपा से इतनी जिरह जो आप कर रहे हैं ना सर राकेश प्रजापति जी, इतनी जिरह जो आप कर रहे हैं ना वंदे भाजपा मातरम को लेकर, इतनी जिरह आप कर रहे हैं, मैंने- इसका कोई तुक नहीं बनता है, इसका कोई तुक नहीं बनता है इतनी जिरह करने का। मैंने वंदे अब मातरम रुक जाइए राकेश प्रजापति जी, और भी मेहमानों को वक्त देना है। अब रुक जाइए सर, नहीं लिया है ठीक है रुक जाइए महंत जी महंत जी से सवाल है मेरा। अब रुक जाइए, गाना का है ये, ठीक रुक है जाइए ना? सर, रुक जाइए राकेश प्रजापति। महंत सीताराम जी, एक वक्त ऐसा था जब वंदे मातरम पूरा गाया गया था महंत जी, लेकिन कुछ शब्दों को लेकर बवाल हो गया कि मां दुर्गा से जुड़ते हैं, तो उन शब्दों को हटा दिया गया, काट छाट कर दी गई। विरोध तब भी हो रहा था और जिनको नहीं गाना है वो आज भी विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने रक्त से देश को सींचने का काम किया। और वंदे मातरम बोलने पे लोगों को चिढ़ है। मैं पूछना चाहता हूं, वंदे मातरम से आपको क्यों चिढ़ है? मां भगवती भारती का वंदना करना आपके लिए पीड़ादायक है, तो आप भारत में रहने के अधिकारी नहीं है। मां भगवती भारती का वंदना करना, नमन करना अगर किसी को पीड़ा है तो भारत में क्यों रह रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या भगवती भारती मां की दुर्गा के स्वरूप में है कि नहीं? ये तो क्षमाशील है। इतने सहनशीलता, इतनी क्षमाशील कोई पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता जितना मां पृथ्वी हमारे लिए जो है सहनशील और संपूर्ण जनमानस को पालन पोषण करने का काम करती है, संपूर्ण जीवन को जिलाने की काम करती है। ऐसी मां भागवत भारती से जिसको प्रेम नहीं है वह देशभक्त नहीं हो सकता है, वह देशद्रोही हो सकता है, वह राष्ट्रद्रोही हो सकता है, वह देश की तोड़ने की साजिश कर सकता है, देश को बांटने की बात कर सकता है। मैं कहना चाहता हूं, लोग कहते थे वंदे मातरम बोल करके लोग ये कहा करते थे, लोगों ये न कहो कि जमीन मां की ममता भाई बनना चाहते हो मेरे यार दोस्त, तो मेरे कफन बांट लो। अगर ये न कहो कि वतन बांट लो, के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की प्रभुता के लिए हमारे जो है पूर्वजों ने देश दिया है, तोड़े खा करके वंदे मातरम कहा करते थे। यही देखो जालिया वाले बाग में 65 पठानों ने अपने सिरों पे गोली खा करके वंदे मातरम का जो है उद्घोष किया था। आज वो लोग जो है देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, इतनी दुर्भाग्य कि मैं यहाँ जितना निंदा करूं उतना कम है। देश के प्रति सभी को जो है तन्मयता से प्रेम करना चाहिए और ऐसे अवसर पे जहाँ 150वां वर्षगांठ राष्ट्र गीत के प्रति समर्पित होकर के अपना उद्बोधन लेना चाहिए, राष्ट्र को अपनी समर्पण भक्ति दिखाना चाहिए। इस तरह ये नहीं कहना चाहिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव के रूप में इनको भगवती भारती को नमन करना चाहिए। चलिए,
ठीक है महंत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र प्रमुख जी, सर आपसे एक सवाल होगा, लेकिन एक मेरे सहयोगी से भी एक सवाल है यहाँ पर केएन पांडे से, उसके बाद में देवेंद्र जी मैं सीधे आपका रुख करूंगी। केएन पांडे, अभी बहुत बहुत बहस हो रही है इस पूरे विषय को लेकर। लगातार ये कहा जा रहा है कि वंदे मातरम बस एक दिखावा है, ध्यान भटकाने के लिए, पोलराइज करने के लिए बंगाल का ये चुनाव है। लेकिन मेन जो मुद्दा है इस वक्त हम अगर देखें वंदे मातरम को लेकर, तो वो ये है कि स्थिति यथावत वैसी ही बनी है, जो आज से 150 साल पहले थी वही आज भी है। फिर अखिलेश यादव कहते हैं कि इसको गाने से ज्यादा निभाने की जरूरत है। ये तो सब दिखावे की चीजें हैं, क्या ही मतलब है इन चीजों का? ऐसा ही रिएक्शन आपको ग्राउंड पे भी नजर आ रहा है? जी पूर्वा, मैं आपको बताना चाहूँगा अखिलेश यादव जी को ये गाने से ज़्यादा निभाने वाला सूट क्यों करता है, क्योंकि जो उनके माननीय मतदाता हैं वो इसको गाने के लिए एक तरीके से तैयार नहीं होते। कितना भी मनाने की कोशिश की हो, कभी उन्होंने शायद मनाने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन उनका जो तबका है, जो उनका मतदाता है, वो जो एक तरीके से बेस वोटर है, वो इस वंदे मातरम को कभी गाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो चाहे उसको 150 साल बीत जाए, चाहे 50 साल बीत जाए, चाहे 200 साल और बीत जाए, तो ये कभी गाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये उनको सूट करता है, इसीलिए उन्होंने शायद ऐसा कहा है, क्योंकि गाने से ज़्यादा निभाने की ज़रूरत है। हालांकि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि जो इसकी मूल भावना थी उसके साथ जो है कांग्रेस ने छेड़छाड़ की, उसमें कुछ पंक्तियां हटाई गई, और ऐसा करने के पीछे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने जो है जिन्ना के एक जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके सामने सरेंडर कर दिया था, और उसकी वजह से ये सब चीज़ें करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि विभाजन के बाद जो इसको एक तरीके से मुखालफत करने वाले थे वो लोग अपना प्रस्थान करके उनको लिए अलग देश की व्यवस्था की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पे लोग अभी आज भी विद्यमान है, हमारे साथ रहते, खाते पीते हैं, लेकिन ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसमें कभी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, या उसको गुनगुनाने के लिए, गाने के लिए क्यों नहीं तैयार हुए, ये सवाल एक तरीके से सपा से भी पूछने की ज़रूरत है। आखिर जिस तरीके की वो गाने की और एक तरीके से उसको जो है उसको एक तरीके से अमल में लाने की बात करते हैं, तो अमल में आखिर क्या ऐसी चीज़ लाया जाए कि एक जो गाने की अनिवार्यता है वो खत्म हो जाए। ठीक है केएन पांडे जी, मैं लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र प्रमुख जी, अब फिर से सर वही सवाल है। एक तरफ तो मतीन खान साहब को आपने सुना होगा, वो कह रहे कि बंगाल में चुनाव है इसीलिए ये मुद्दा उठा दिया गया है, पोलराइज करने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है कि जनता का ध्यान इन तमाम चीजों से भटक जाए। खैर, हम उस विषय पर जा ही नहीं रहे हैं, चाहे बंगाल का मुद्दा हो, चाहे केरला का मुद्दा हो, चाहे कहीं का भी मुद्दा हो। मूल प्रश्न यहां पर यही है कि जिन समुदाय को खुश करने के लिए नेहरू जी ने इतनी ट्रिमिंग कर दी इस पूरे गाने की, इतनी काट छाट सेंसर बोर्ड की तरह उन्होंने कैंची चला दी, वो परिस्थिति तो यथावत आज भी वैसी ही है, कुछ नहीं बदला है। जिन्हें नहीं गाना है वो नहीं गा रहे हैं, और फिर विपक्ष कह रहा है कि ये तो आप दिखावा कर रहे हैं। 50 साल पर भी आपने कुछ नहीं किया, 100 साल पूरे हुए तो भी आपने कुछ नहीं किया। ये अपूर्वा जी, मैं इस पर पहले भी बोला हूं, और फिर स्पष्टीकरण जो है वो यही है जो हमारे रिपोर्टर साथी ने आपसे बात की है। और हाँ, एक आरोप ये भी है, एक सवाल और इसमें आप जोड़ लीजिए कि जो बाकी मुद्दे हैं आप उससे ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम का मुद्दा लेकर आए हैं, शिक्षा पर आप बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, उस पर भी बात करूंगा, वो उसी से संबद्ध करते हुए अपनी बात को कि इसमें दोगलापन कहां से आया है, इसमें दिक्कतें कहां से आई हैं, ये सारी चीज तथ्य के साथ तय हो रही है। अब फिर कहते हैं कि नेहरू जी के लिए, कहते हैं कांग्रेस के लिए। अरे भाई, जो आप लोगों ने किया है, मैं डंके की चोट पर कर रहा हूं कि जब आप आजादी के बाद धर्म के नाम पर अलग हुए हैं, तो आपका क्या अधिकार है कि वंदे मातरम में आप कटिंग करें या उसी को लागू ना करें। ये जो मानसिकता रही है नेहरू परिवार की, गांधी परिवार की और कांग्रेस की, कि देश को आजाद होने के बाद जिन जिन मुद्दों पर डिसीजन लेने थे, ये तो ईश्वर की कृपा रही कि वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे गृह मंत्री थे जो इस देश को बचा गए। अन्यथा उनका तो डीएनए ही ये था कि उसी दिन धर्म और देश बदल देते। अगर वो ही रह जाते आज तक तो आज चर्चा ही नहीं होती। ये कड़वा सत्य है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। रही बात यह है कि जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इस पर चर्चा कर लीजिए। हम हमेशा करते हैं कि जीडीपी देश की आज तक यहां तक नहीं पहुंची है। आप 145 वाले नंबर पता नहीं कहां से पढ़ के आते हैं। मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझता हूं, इसलिए जो है तथ्य के साथ आकर कि भारत 145वें नंबर। अरे भारत आज वो है जिसकी इकोनॉमी तीसरे नंबर पर जाने की बात कर रही है। आज जीडीपी जो है ना भारत की, वो दुनिया में नंबर 1 की तरफ बढ़ रही है।
आज भारत जो कद है ना विश्व में, आज भारत देखिए टैरिफ लगाया, आप लोग चिल्लाते रहे ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, उस ट्रम्प का मुंह बंद कर दिया, उसे मजबूर कर दिया। आज भारत की बात जहां आप उसकी बात कर रहे हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान की, एक और भी मंत्री है राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी पर भी है ये मंत्रालय, और इसको एक बार चेक करके देख लीजिए कि जयंत चौधरी ने क्या धूम उतार रखी है। राज्य मंत्री की बात कर रहा हूं, अरे पढ़ लो, सर्च कर यार, नेट से निकाल लो, पता लग जाएगी कौन कौन सी योजना। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मेडिकल कॉलेज बना रहा है उत्तर प्रदेश, आज एम्स खड़े उत्तर प्रदेश में 22 से 24 हर जिले में बन रहा है। तो हाथ में सर संविधान की किताब लिए घूम रहा है और फिर कह रहा है कि आप संविधान नहीं मान रहे हैं, बीजेपी संविधान नहीं मानती है, संविधान जाति और धर्म और हिंदू मुसलमान 400 दंगे ये छोड़कर गए थे, जला कर गए थे इस देश को, बोलने लायक नहीं आप लोग। अरे अखिलेश जी की मजबूरी है, वो ठीक कहा रिपोर्टर ने, अगर आप नहीं बोलोगे, अल्लाह अल्लाह नहीं करोगे तो जय श्री राम आपका साथ देने वाला नहीं है, बिगड़ अल्लाह के आपका गुजारा होने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश कर मुसलमान की बात करिए, लेकिन ईमानदारी से। एक भी योजना गिना दीजिए डॉक्टर साहब मुसलमानों को जो आपने दी है, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और अपनी कांग्रेस की गिनाइए। अगर एक पक्ष को आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, एक पक्ष को अगर इतना सपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि इसका जवाब दीजिए मुझे। ठीक है राकेश जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मतीन खान साहब से सवाल है। ठीक है राकेश जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन देखिए एक चीज यहाँ पर यह भी है कि विपक्ष हाथ में जिस तरह से संविधान की किताब लेकर जो घूमता रहता है, वो लाल किताब जो वो लहराते रहते हैं कि हम संविधान को मान रहे हैं। संविधान की धज्जियां तो तभी उड़ गई थी सर जब आपने इमरजेंसी लागू की थी। किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया था, रातों रात 3-3.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये फिर कौन से संविधान की बात कर रहे थे? फिर कैसे संविधान की आप दुहाई देते? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र तो तब शायद खतरे में था, और अब फिर आप ये कह रहे हैं कि ये तो वंदे मातरम गीत को लेकर तो आपको बहुत पहले ये चीज आवाज उठानी चाहिए थी ना। तो वंदे मातरम जिनको नहीं गाना था, उन्होंने 50 साल पहले भी नहीं गाया, उन्होंने 100 साल पहले भी नहीं गाया, वो अब भी नहीं गा रहे हैं। उन्होंने तब भी नहीं गाया जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने तब भी नहीं गाया जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी। जिन्हें नहीं गाना था उन्होंने नहीं गाया सर, चाहे आपने इस पे कितनी कैंची चला दी हो, चाहे आपने इसका कितना भी तिरस्कार कर दिया हो, मैं इसको तिरस्कार ही कहूंगी कि आपने इसकी जो मूल भावना थी वो ही खत्म कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका विरोध हो रहा है। और फिर जब आज सवाल पूछा जाता है तो आप फिर आप दरकिनार होने लग जाते हैं। आप कहते हैं ये तो वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। अब मैं अगर गिनवाने लग जाऊं कि यहाँ वोट बैंक के लिए कितनी चीजें की जा रही है, तो अभी 6 दिसंबर को ही पहुंचे थे अखिलेश यादव जी दरगाह पे, वो कौन सा वोट बैंक था? अभी मैं राकेश जी से सवाल पूछ लूं कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं राम मंदिर, तो कहेंगे हमें बुलावा नहीं आ रहा है। हर सपा प्रवक्ता का यही एक रटा रटाया आलाप होता है कि हमें बुलावा नहीं आ रहा है। अरे कौन से बुलावे का इंतजार कर रहे हैं आप राम मंदिर जाने के लिए? दरगाह से, मजार से, मस्जिदों से तो आपको हर हफ्ते बुलावा आ रहा है, लेकिन राम मंदिर से आपको बुलावा नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन सा पाप करके बैठे हैं आप। मतीन खान साहब जवाब दीजिए। अब तो इतनी काटछाट हो गई सर, इतनी सेंसर बोर्ड की कैंचियां चल गई, अब भी गाने में कोई परहेज है? वो बीजेपी मुद्दा उठा रही है वो भी छोड़ दीजिए, बंगाल के लिए मुद्दा उठा रही है वो भी छोड़ दीजिए, गाने से क्यों परहेज है? जी सीताराम दास जी जो अभी बयान कर रहे थे, संविधान के विरोधी बयान कर रहे थे। पूरा बयान उनका संविधान की आत्मा के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, और ये इस मानसिकता के लोग 150 साल पहले से हैं, जो कभी भी वंदे मातरम उन्होंने नहीं अपनाया, न कभी उन्होंने वो किया। और आरएसएस की तो तारीख रही है, उन्होंने कभी नहीं किया। यहाँ तक के तिरंगा को तो अपनाया नहीं, संविधान को जलाया है। अब आप ये सारी जो भी बातें आपने कही हैं, वो बात की आप समझ लीजिए, ये मुल्क की एक बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ लाल झंडे वाले भी लोग रहते हैं। यहाँ पर नास्तिक भी रहते हैं, इस मुल्क के अंदर आस्तिक भी रहते हैं। इस मुल्क की ये जो मूल मंत्र है, वहाँ पर मलयाली भी रहते हैं, तमिल भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं। आप तमिल पूरे बंगलोर इधर सब तरफ लेके चले जाइए, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और इधर वहाँ पर आप जो ये वंदे मातरम के लोग कहीं है क्या? ये बात अभी लोगों में डाइजेस्ट ही नहीं हुई है पूरे भारत के अंदर। इसको खास करके जो आज बहुत बड़ा दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि इनके सारे एमएलए से सुन लीजिए, कोई नहीं जानता है। इनके तमाम एमपी से सुन लीजिए, ये नहीं जानते हैं, इसके भाव को नहीं जानते, इसके
व्याख्या नहीं जानते, इसको पढ़ना नहीं जानते, इसको एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। ये सिर्फ इनका सिर्फ एक एजेंडा रहता है कि साहब हम किसी भी तरह से चुनाव के वक्त में एक ऐसे स्ट्रेटजी को लेकर के आए कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को लोग पोलराइज हो जाए और लोग वोट करने लगे। ये एक वो इनका हिडन एजेंडा रहता है। इनको न वंदे मातरम से कोई सरोकार है और ना ही देश के। अभी देवेंद्र प्रमुख जी हमारे फरमा रहे थे कि साहब इतने वो खोल दिए, ये कॉलेज को मेडिकल कॉलेज खोल दिए। लखनऊ में चले जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल चले जाइए, बलरामपुर चले जाइए, ट्रामा सेंटर मेडिकल कॉलेज चले जाइए, आपको इलाज मिलने से पहले पहले आपका जो है, आप देखिएगा मेडिकल कॉलेज में करीब हर दूसरे दिन जाता हूँ, देखता हूँ कि लोग स्ट्रेचर पे ही खत्म हो जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक ये है आपकी मतीन खान साहब, व्यवस्था चलिए है, आपकी ये सारी आपका बातों से वो मैं है। एग्री कर रही हूँ, आपका सारी जो बातों से मैं एग्री कर रही हूँ, 56% का सारी जो बातों से मैं एग्री कर रही हूँ सर। रुपया था, ठीक है, अब एक मिनट रुक जाइए, अब एक मिनट रुक जाइए मतीन खान साहब। सर इतना ज्यादा वो हो जाती ठीक है है, ठीक है, excited। ठीक है, ठीक है। अरे देखिए बात तो आने दीजिए, देश वक्त की की भी समस्या पे नहीं लिमिटेशन बात देखना करेंगे आप। होगा सर, वक्त भी देश नहीं की है। समस्या पे नहीं बात ठीक है, अब करेंगी, रुक जो जाइए झूठे मतीन खान फर्जी साहब, आप आपकी लेकर सारी पेश बातों करे से मैं जाएंगे, एग्री कर रही हूँ, उसको आप लेकिन अब तरजीह आप देंगी। मुझे बता दीजिए कि वंदे मातरम नहीं गाने से क्या ये मैं कह तमाम रहा हूँ चीजें कि मैं सही हो ये कह जाएंगी? रहा हूँ कि अब एक केवल मिनट रुक जो जाइए मतीन मलयाली खान लोग हैं, साहब। उनको नहीं आप नहीं गवा सर प्लीज, देंगे। अब लगातार जो नहीं, लगातार नहीं बोलना है सर, तमिल लगातार नहीं बोलना बोलने है। वाले लोग हैं, क्या उनको गवा वंदे देंगे मातरम आप? नहीं गाने से ये तमाम चीजें ठीक हो आप जाएंगी? ये आज से बताइए, 100 ये साल कैसी पहले बात क्या कर ये रही हैं? स्थिति नहीं थी? मलयाला का आज से 50 साल अलग-अलग पहले नारे क्या थे, ये स्थिति अब नहीं थी? दूसरे के अलग-अलग नारे आज थे। से देश 100 साल में पहले क्या ये बहुत सी स्थिति नहीं थी? लोग 50 साल पहले क्या ये रहती स्थिति है, नहीं थी बहुत जब देश में बरातियां रहती इमरजेंसी हैं, लागू कर दी गई और थी उनका सर? ये भी नारा अभी चलता विपक्ष था, कह रहा है कि ये इंकलाब किस मुंह से जिंदाबाद वंदे मातरम की लेते बात हुए कर रहे हैं, लोगों ने तो फिर फांसी ये के सर किस पर मुंह से अपनी संविधान की जान बात की कर रहे आहुति दी हैं, है। जिन्होंने संविधान का ऐसा गला नहीं घोटा, है। जिन्होंने इमरजेंसी लगाई देश में, रातों रात ये 3.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया। सरफरोशी की तमन्ना है हमारे दिल में अभी है। ये मीडिया की देश बात में कर रहे थे। जोर कितना बात हुए कातिल में है। इस तरह के नारे बहुत आम थे, इनकी तादाद बहुत बड़ी थी। ये तो सर एक ये आम कुत्ते नहीं का थे था सर, ये और बहुत खास थे, ये बहुत खास थे सर। इनको आम मत कहिए, ये कोई आम नारे नहीं थे सर, ये बहुत खास अच्छा, थे। तो RSS क्यों और नहीं जिन लगा लोगों रही ने थी? इसे गा के RSS ने हंसते क्यों हंसते नहीं जो लगाया? सूली पे चढ़ गए ना भारतीय सर, जनता पार्टी का जो मतीन खान जो साहब, think tank है, मतीन उसने खान क्यों नहीं साहब, इस्तेमाल सर किया? बस 150 साल तक लगातार नहीं इस्तेमाल बोलना है, किया। लगातार नहीं आज बोलना है मतीन politically खान साहब, रुक भारतीय जाइए। जनता ये पार्टी की बहुत समझ में खास आ रहा नारे है। थे सर, जिन्होंने आप इसको जब बोल के politically सर जब जिन्होंने उनको देश को polarize आजादी करने दिलाई के ना, लिए पश्चिम जो हंसते बंगाल हंसते का सूली election पर चढ़ को गए ना, वंदे मातरम उसमें भारत क्या माता की गलत जय किया, बोलते उन्होंने हुए आज लेकर उनकी के वजह आए से यहाँ बैठ के आप ये बोल पा रहे हैं ये सर, सिर्फ politically, ये उनकी सिर्फ वजह से politically यहाँ जीतने के बैठकर लिए आप बोल पा रहे हैं सर, पश्चिम ताउम्र बंगाल कर्जदार को रहेंगे, जीतने लेकिन के लिए कभी पश्चिम कभी बंगाल ये में एहसान बीजेपी आप का और आपका समुदाय ऊपर मानेगा बढ़ाने के नहीं। लिए ये एक उनकी नापाक कोशिश है और इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं। हेलो, चलिए बस ठीक है मतीन आवाज खान आ रही साहब, मेरी? ठीक है। राकेश प्रजापति जी जवाब दीजिए। विपक्ष कह रहा है कि ये किस मुंह से वंदे मातरम को लेकर बात कर रहे हैं, फिर विपक्ष किस मुंह से संविधान की बात कर रहा है? तो क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिएगा राकेश त्रिपाठी जी, प्रजापति जी। देखिए अपूर्वा जी, देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे हैं कि भाजपा ने ये किया। मैं तो 145वां स्थान मीडिया का बता रहा था, पढ़ के ये बैठा करें, मुझे ना पढ़ने का ज्यादा किया करें, ठीक है ना। ज्यादा तेज बोलने से बात को मीडिया नहीं की दबाया स्थिति जा हमने सकता। सर, फिर ये मीडिया की स्थिति मैं हमने और हमने फिर देख ली थी, मैंने तो शायद नहीं देखी थी सर, लेकिन मैंने भी सुनी है सर कि किस तरह से जब देश में इमरजेंसी लगी थी तब मीडिया की क्या स्थिति थी सर, क्या स्थिति थी मीडिया की, वो मत बताइए सर, वो मत बताइए सर। फिर आप मीडिया की स्थिति पर जा रहे हैं, फिर आप मीडिया की स्थिति पर जा रहे हैं। यूपी की गवर्नमेंट के दौरान क्या मीडिया की स्थिति बड़ी अच्छी थी सर? अभी FIR होती है और ले जाकर के तमाम लोगों के घर तोड़ देते, हजार से ज्यादा अब उन UAPN लोगों में को, बंद करके रखे हैं। अब उन चाटुकार ये लोगों कौन को सा अधिकारी, ये सर कौन सा मोदी जी अपने emergency प्लेन में नहीं बिठा के नहीं घुमा रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में नहीं रुकवा रहे हैं, तो मीडिया खराब हो गई सर। कब्रों को तोड़ेंगे, उनकी राकेश जी, मज़ारात को तोड़ेंगे, रुक जाइए मतीन खान साहब, रुक जाइए मतीन खान साहब, रुक जाइए। नहीं मतीन खान साहब रुक जाइए सर, कंटिन्यू नहीं बोलना है, आवाज डाउन करिए इनकी, आवाज डाउन करिए इनकी। मतीन खान साहब कंटिन्यू नहीं बोलना है। मीडिया की स्थिति को लेकर आप बार बार कर रहे हैं सर, बहुत सारे तब भी ऐसे पत्रकार हुआ करते थे जो बड़े आराम से मनमोहन सिंह जी के साथ घूमा करते थे सर, प्लेन में सोनिया गांधी जी के साथ घूमा करते थे। आज जब वो नहीं घूम पा रहे हैं तब वो मीडिया की छवि खराब कर रहे हैं सर। उस वक्त मीडिया की भी ये छवि थी, प्लीज तो ये चीज मत करिए सर। सरकार सबकी रही है और हर सरकार के दौरान मीडिया रही है सर, चाहे यूपीए की हो चाहे एनडीए की हो। प्लीज बार बार जब मुद्दा नहीं आपको मिल रहा तो आप मीडिया पर आ जा रहे हैं।
अब रुक जाइए। आप अगर लगातार सवाल बोलेंगी मेरा तो जो आपसे दूसरों को था बोलने मूल का मौका प्रश्न ही देंगे पर ना। आप आ जाइए सर वापस अपने मूल क्लोजिंग कमेंट के साथ मूल जवाब दीजिए, प्रश्न नहीं तो मैं सीताराम जी का रुख करूंगी। मूल प्रश्न, अरे सीताराम जी क्या बोलेंगे, उन्हें क्या बोलना आता है? ठीक है, आपने बिठा दिया, ठीक है, ऐसे अच्छा लोगों को बिठाने से अच्छा क्या फायदा है? ठीक है अच्छा ना, ऐसे लोगों को बिठा अच्छा करके हाँ क्या फायदा है? ऐसे लोग बैठ करके क्या क्या शिक्षा देंगे? ये नशेड़ी भंगेड़ी लोग बिठा अरे देते हो आप, राकेश ठीक है ना? प्रजापति जी भाई, ये प्लीज गलत सर, मत बोलिए। कम से कम सर गलत मत शब्दों पर तो बोलिए। ध्यान दीजिए, क्या बोल रहे हैं ऐसे लोगों को जुबान को सर? लगाम शब्दों पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। लगाइए, क्या बोल रहे हैं? शब्दों पे थोड़ा लगाम लगाइए। ये चीजें मेरी डिबेट में मत करिएगा राकेश प्रजापति जी दोबारा। हमारे लिए हमारे सभी मेहमान बहुत सम्माननीय है, बहुत माननीय है, चाहे वो आप हो, चाहे सीताराम जी हो, चाहे वो मतीन खान साहब हो। मैं किसी भी अपने मेहमान के बारे में ये शब्द नहीं सुनूंगी। प्लीज राकेश जी, ये चीज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। थोड़ा सा शब्दों पे लगाम लगाकर बोलिए। मूल प्रश्न जो था उस पर आपको नहीं बोलना। कुछ बोलने के लिए है चलिए केवल। ठीक है। अरे बोलते ही रहिए ऐसे कई तरीके से। एक शिक्षा पर एक बात नहीं करते आप लोग। कौन सा अस्पताल आपने खोल दिया, कौन सा आपने खोल दिया, कौन सा डिग्री कॉलेज आपने खोल दिया, कौन सी यूनिवर्सिटी आपने खोल दी, कौन सी शिक्षक भर्ती आपने निकाली, कौन सी लेखपाल भर्ती निकाली आपने, कौन सी PSSSC भर्ती निकाली, कौन सी हायर एजुकेशन की भर्ती नहीं, निकाली, चलिए ठीक है, कौन सी आपस में तो सेवा नहीं। अब रुक भर्ती जाइए, निकाली, रुक जाइए कौन सी राकेश जी, लेखपाल की देवेंद्र भर्ती जी, अब रुक निकाली, जाइए सर, रुक कौन जाइए, सा- रुक जाइए, कंटिन्यू नहीं सर, कंटिन्यू नहीं, अब रुक जाइए। सीताराम जी, सीताराम जी अभी रुक जाइए सर। राकेश प्रजापति जी से देखिए, अब इस तरह से सर अगर आप दोनों आपस में ही बहस करेंगे तो सर फिर मुझे चर्चा यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी। प्लीज ऐसे मत करिए राकेश जी, देवेंद्र जी, सर अंतिम चरण में हम चर्चा के, प्लीज इसे इस तरह से खराब मत करिए, ठीक है? अरे भौंकने से कुछ नहीं होगा, भौंकने से कुछ नहीं होगा, भौंकने से कुछ नहीं होगा, भौंकने करने से कुछ नहीं होगा। बयान दीजिए, लास्ट बयान बताइए, लास्ट बयान बताइए, लास्ट बयान ठीक है, अब आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर शिक्षा दीजिए, मंत्री आवाज डाउन कर दीजिए, पीछे दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। देखिए, मूल प्रश्न अब भी वही है कि वंदे मातरम के 150वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज भी वंदे मातरम को लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विपक्ष में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुस्लिम समुदाय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे गाने से आज भी परहेज कर रहे हैं और उसके बावजूद परहेज कर रहे हैं कि इतनी इसमें काट छाट कर दी गई है, इतनी ट्रिमिंग कर दी गई है, इतनी कैंचियां चल गई है इस गीत को, लेकिन आज भी जिन्हें नहीं गाना है उनके लिए यह वंदे मातरम कोई मायने नहीं रखता है। वो आज भी इसे दिखावा ही कह रहे हैं, वो आज भी इसे सिर्फ वोट हासिल करने की एक राजनीति ही बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब देश के लोग, खासतौर पर वो समुदाय, मुस्लिम समुदाय, मैं खुलकर यहां पर वो शब्द इस्तेमाल करूंगी, कि आखिर वो कब समझेंगे कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे धार्मिक चश्मे से, इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, देवेंद्र प्रमुख जी, मतीन खान साहब, राकेश प्रजापति जी, महंत सीताराम जी और हमारे सहयोगी KN पांडे। तो देखिए, लगातार जिस तरह से ये बहस चल रही है विपक्ष की तरफ से, लगातार हाथ में जब वो संविधान की किताब लेकर घूमते हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह पैदा हो जाता है कि जिन्होंने संविधान का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि वंदे मातरम को लेकर दिखावा हो रहा है। उसी मुंह से विपक्ष ये चीज भी कह रहा है कि ये तो सिर्फ वोट बैंक हासिल करने के लिए। तो फिर अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? 6 दिसंबर को वो दरगाह पहुंच जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? 1 साल हो गया राम मंदिर बने हुए, लेकिन वो आज तक वहां नहीं जा पाए, लेकिन वो दरगाह पहुंच जा रहे हैं। हर महीने, हर हफ्ते वो मजार पे पहुंच जा रहे हैं और वहां जाकर वो लोकतंत्र बचाने का संदेश दे रहे हैं। वहां से वो कैसे लोकतंत्र बचाएंगे ये तो सपा ही जाने, अखिलेश यादव ही जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम अपने 150वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और इसकी हमें उतनी ही खुशी है, हमें उतना ही गर्व है इस गीत पर जितना ये आज से 150 साल पहले बना था। हालांकि बहुत काट छाट हुई है, बहुत कैंचियां चली हैं, इसकी मूल भावना को भी खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन यह आज यथावत उसी तरह से हमारे बीच में है। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।